Hello everyone. Today we are going to start the third chapter of Indian economy, that is liberalization, privatization and globalization. So these three terms, and I think these three terms are not new for you. In business studies also in 11th standard as well as in 12th standard, you have heard about these three terms, that is liberalization, privatization and globalization. तो आज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में इसको डिस्कस करेंगे कि 1991 में जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी तो क्या क्या चेंजेस आए, क्या इम्पैक्ट हुए इन पॉलिसीज़ के, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो आप सबको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी सुनना पड़ेगा। आपको पता है कि 1990 तक आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, मतलब 1956 में जब आपका नया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनी थी और नया पॉलिसीज़, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी थी, तो उसके तहत उसके चलते हुआ क्या था कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी और प्राइवेट सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मीन्स अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल हैव टू गेट द लाइसेंस। उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। दैन ओनली ही कैन ओपन द प्राइवेट बिजनेस। और एक्सपेंशन के लिए भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स में तो भी उसको लाइसेंस की ज़रूरत है। फिर दूसरा, उन्होंने एक्सपोर्ट करने पर, इंपोर्ट करने पर बहुत सारे टैरिफ्स और कोटाज लगा दिए, राइट। प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। तो पूरा रोल किसका था हमारी इकोनॉमी में? पब्लिक सेक्टर का रोल था। और जो पब्लिक सेक्टर थी उसने क्या किया था? उसने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, राइट। तो देयर वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट था वो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा हो रहा था और गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और प्राइवेट सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो अब फिर रीजंस क्या हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? मीन्स पब्लिक सेक्टर ने क्या क्या किया, हमें क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा 1991 में? तो क्या रीजंस थे उसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपकी जो पब्लिक सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? पुअर थी। आपको पता है कि 1951 से 1990 तक जो पब्लिक सेक्टर था वो पूरा वर्क कर रहा था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। उसको मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लॉसेज हो रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद लोगों का ये थोड़ा नज़रिया था कि वी जस्ट वांट आवर सैलरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मंथ, वी डोंट टेक केयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री। तो धीरे धीरे होता क्या गया कि लोग काम नहीं करते थे पब्लिक सेक्टर में और परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन हो रही थी, ह्यूज लॉसेज हो रहे थे। सेकेंड थिंग इज़, अगर काम करना भी चाह रहे थे तो टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ थी। जो इम्पोर्ट्स थे टेक्नोलॉजीज़ के वो बंद कर दिए गए थे। तो इसलिए हम डे बाय डे पुअर होते जा रहे थे, लॉसेज में आते जा रहे थे। सेकेंड वन इज़ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, मीन्स आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब हम उसको एक आइडल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि इम्पोर्ट्स तो ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए। हम आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो कंट्री है, उसने बहुत सारे टैरिफ्स और कोटाज लगाने के बाद भी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि इम्पोर्ट्स पर उन्होंने टैरिफ्स और कोटाज लगा दिए थे, कुछ टैक्सेस लगा दिए थे जिससे कि लोग बाहर से सामान ना मंगाएं। लेकिन फिर भी लोग बाहर से सामान मंगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो मंगा रहे थे और यहाँ से सामान बाहर नहीं जा पा रहा था। हम इम्पोर्ट तो कर रहे थे लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। हमारे पास गुड्स कैसी क्वालिटी के थे? लो क्वालिटी के थे, इसलिए कोई हमारा गुड लेना पसंद नहीं करता था। जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए तो कंडीशन क्या क्रिएट हुई? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो ये एक रीज़न था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने का। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आपका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे और गुड्स की जो एसेंशियल गुड्स थे उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी। भाई आपके पास खुद पैसा नहीं है तो आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसका महंगे दामों में बेचोगे, प्राइसेस हाई हो गए और जिसके कारण क्या हुआ, आपके जो गुड्स थे उनको परचेज़ नहीं कर पा रहा था कोई भी। सेकंड थिंग इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी कोई परचेज़ नहीं कर पा रहा था। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बहुत था गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज़ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा था, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री. थोड़ा बहुत जो टैरिफ्स एंड कोटाज लगाए थे, दैट्स ब्रिलियंट गुड, बट स्टिल इन सम केसेस द इम्पोर्ट्स आर देयर. इम्पोर्ट्स उस टाइम हो रहे थे थोड़े बहुत, जो भी इम्पोर्ट्स हो रहे थे तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा कर कर हम फॉरेन एक्सचेंज उन लोगों को देते जा रहे थे. तो जो हमारा रिजर्व था वो भी क्या होता जा रहा था, फॉल होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था. राइट. नेक्स्ट इज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट. हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, और आपको पता है कर्जा तो होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा थे. एक्सपेंडिचर्स कैसे थे, एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा थे और रेवेन्यूज़ कैसे थे, कम थे. इनकम तो कम हो रही थी लेकिन खर्चे तो पूरे पूरे हैं भाई, पूरी इकोनॉमी है. तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बोरो कर लेती थी पैसा कहीं बाहर से. बोरो कर 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 उसने एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ा लिए और अपने ऊपर डेट बढ़ा लिया, और रेवेन्यूज़ थे हमारे कम, इनकम कम थी. नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट था. यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब मैनेजरियल स्किल्स नहीं थी लोगों के अंदर, और गवर्नमेंट के बिल्कुल जो रेवेन्यूज़ जो उसके एक्सपेंडिचर्स थे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे थे. और हुआ क्या फिर, फॉरेन एक्सचेंज बोरो कर रही थी. आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है वो फॉरेन एक्सचेंज बोरो कर रही थी, और कहाँ से कर रही थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है. और कहाँ से किया उसने, वर्ल्ड बैंक से. यहाँ से उन्होंने क्या किया, पैसा लेना शुरू किया. जब पैसा लेना शुरू किया, क्यों लेना शुरू किया, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और रेवेन्यूज़ कम थी. और ये सब क्यों हो रहा था, बिकॉज द मैनेजमेंट वॉज इनएफिशिएंट. वहाँ पर हमारी कंट्री में मैनेज करने वाला कोई नहीं था. मैनेजमेंट नहीं पता था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो होता क्या रहा, उसके बदले में होता क्या रहा कि एक टाइम ऐसा आया कि हमें लोन लेना पड़ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक से. भाई इतना लोन बढ़ गया, इतना लोन बढ़ गया कि ये दो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इंडिया को बोला कि ओके वी आर गोइंग टू गिव यू, वी आर रेडी टू गिव यू द लोन. और ये लोन जो दिया इन्होंने 7 बिलियन दिया था डॉलर. 7 बिलियन डॉलर इन्होंने इंडिया को लोन दिया. लेकिन उसके बदले में इन्होंने उनसे क्या मांगा, उन्होंने बोला कि आपको प्राइवेट सेक्टर से क्या रिमूव करना पड़ेगा, जो कंट्रोल है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आपने, उसको रिमूव करना होगा. ठीक है. दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला कि जहां आप ज़्यादातर आपके यहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट को ज़्यादा काम नहीं देना है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करिए उसमें. गवर्नमेंट डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर. ठीक है. और उन्होंने तीसरा बोला कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना है. ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप इंपोर्ट नहीं करोगे, इंपोर्ट पर टैरिफ्स लगेंगे. तो क्योंकि हमारी इंडिया को ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने उनकी ये तीनों बातें मान ली. पहली कौन सी, प्राइवेट जो सेक्टर था उस पर से कंट्रोल हटाना. दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का जो रोल था उसको कम करना. थर्ड थिंग इज़ जो आपका ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे ना, ट्रेड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, लाइक इंपोर्ट करने पर जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाई हुई थी, उनको रिमूव करना. तो ये 3 चीज़ उन्होंने उनसे मांगी इंडियन इकोनॉमी से. अब इंडियन इकोनॉमी को क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं थी तो उसको ये तीनों चीज़ें माननी पड़ी. अब क्या हुआ, इसी के कारण एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी बना, दैट इज़ कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. राइट. ये 1990 तक आपकी कंडीशन थी पब्लिक सेक्टर की. अब हम देखते हैं कि 1991 में जब आपकी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपकी गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसीज़ बनाई, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. राइट. लिबरलाइजेशन में L फॉर लिबरलाइजेशन, L से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अपने दिमाग में रखिएगा L से लाइसेंस. तो यहाँ पर लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को रिमूव कर दिया गया था. और जो आपकी एंट्री थी, लोग आपकी कंट्री में आकर वर्क नहीं कर सकते थे, वो भी अब कर सकते हैं. जो आपका रिमूवल ऑफ एंट्री था, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में आकर काम नहीं कर सकता था, उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब कुछ उस पर से हटा दिए गए.
नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को, अब जो इंडस्ट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी पब्लिक सेक्टर में, उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन में आपकी इकोनॉमी को खोल दिया गया कि नाउ वी आर फ्री, यू आर फ्री टू डू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, यानी कि ड्यूटीज़ वगैरह जो थी, टैरिफ्स, कोटाज, उनको रिमूव किया गया। तो ये 3 तरीके की हमारी क्या बनी, पॉलिसीज़ बनी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटाया गया, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर यूनिट, और ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेट योर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। आपकी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ खोल दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि लिबरलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े आपकी इंडियन इकोनॉमी पर, प्राइवेटाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन होता क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस और रिमूवल, एंट्री, वो सब कुछ हटा दिया गया। ग्रोथ एंट्री, आपको ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन से समझ में आया आपको कि अगर प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंशन भी करना होता था तो भी उसको क्या करना था, लाइसेंस लेना होता था, उसको भी रिमूव कर दिया। अगर आपके किसी भी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफिकेशन करना होता था, यानी कि एक प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो दूसरे प्रोडक्ट में डील करना चाहता है, तो भी उसको क्या करना पड़ता था, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब वो सब क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन विदाउट लाइसेंसिंग उन्होंने छोड़ा, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ पर, जो कमोडिटीज़ हमारे लिए मीन्स जिसमें जो कमोडिटीज़ थोड़ी सेंसिटिव हैं, लाइक डिफेंस, आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, इसमें तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी उनके ऊपर से। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन आर एज फॉलोज। रिफॉर्म्स मीन्स पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज ली, कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की गवर्नमेंट ने इन केस ऑफ लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाई। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाई। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो हम एक एक कर जितने भी सेक्टर में उन्होंने लिबरलाइज किया और उनमें क्या क्या चेंजेस किए वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हाट आर द चेंजेस डज द गवर्नमेंट डिड, राइट। आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये तो आपको पता है कि लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मीन्स आपको कोई एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ हमारे गुड्स थे जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंडीशन, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे या जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन में आते थे, उनको अभी भी लाइसेंस के अंडर ही रखा था, राइट। जैसे आपके लिकर होता है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, एटॉमिक एनर्जीज वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, उनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। लेकिन बाकी सबसे लाइसेंस क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, राइट। सेकेंड थिंग इज डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, क्योंकि पहले डोमिनेंस था ओवर द प्राइवेट सेक्टर। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वॉट एवर दे हैव सेड कि यू विल हैव टू रिमूव द इंटरफेरेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन ईच एंड एवरी सेक्टर। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और डिक्रीज करने में हुआ क्या कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिमूव कर दिया और सिर्फ 17 इंडस्ट्रीज़ को रहने दिया कि 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जो पब्लिक सेक्टर में रहेंगी। धीरे धीरे करके वो 17 भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पाई, तो उनको रिड्यूस करके फिर 8 कर दिया कि 8 इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जो पब्लिक सेक्टर में रहेंगी। फिर वो 8 भी अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो प्रेजेंटली जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, द 3 इंडस्ट्रीज़ आर रिजर्व्ड इन पब्लिक सेक्टर। और वो 3 इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी आपके आर्म्स वगैरह होते हैं, आर्म फोर्सेस वगैरह,
वो सब इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। एटॉमिक एनर्जी, सेकेंड वन इज एटॉमिक एनर्जी, एंड थर्ड वन इज रेल एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या हैं? ये सब पब्लिक सेक्टर में आएंगी, बाकी की सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट हो सकती हैं। आफ्टर दैन डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पहले पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रिजर्वेशन था कुछ कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये प्रोड्यूस कर सकती हैं और बाकी कोई और प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब उन्होंने सब कुछ हटा दिया और अब उन्होंने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको इन्हांस कर उसको इम्प्रूव कर उसका जो पेड अप कैपिटल था वो कितना कर दिया? 1 करोड़ कर दिया। पहले 50 lakhs में हम ओपन कर सकते थे, अब उन्होंने बढ़ाकर उसको क्या कर दिया और 1 करोड़ कर दिया और बाकी डी रिजर्वेशन कर दिया अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले जो रिजर्व थे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नाउ वो उनका डी रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने, राइट। और दूसरी बात, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी स्मॉल स्केल में जहाँ पर जो प्राइसेस थे वो पहले कौन डिटरमाइन करता था? गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होने लग गए। मार्केट फोर्सेस आप लोग जानते होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका क्या होने लग गया? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस फिक्स होने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसको हम MRTP एक्ट कहते हैं। MRTP एक्ट क्या होता है? MRTP एक्ट में जो आपका एक्सपेंशन स्कीम थी ना, जैसे आपको एक्सपेंशन के लिए पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी, कोई नया अंडरटेकिंग खोलना है तो वो लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई अमेलगमेशन करना है, मर्ज करनी है 2 कंपनीज़ को तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसी कोई भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट। किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी मर्ज करनी है, 2 कंपनीज़ मर्ज करनी है तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है। आपको ग्रोथ करनी है तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना प्रोडक्ट तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, राइट। मोनोपोली अब किसी की नहीं चलेगी और यहाँ पर अब आप विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट आप अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ये इम्पैक्ट्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर किसके? लिबरलाइजेशन के, और लिबरलाइजेशन में ये चेंजेस किए थे। सेकंड सेक्टर कौन सा था? सेकंड सेक्टर था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंस में क्या क्या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में? पहला है चेंज इन रोल ऑफ RBI। RBI का रोल उन्होंने पूरी तरह चेंज कर दिया। पहले RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? ओवरऑल बैंक, जितनी भी बैंक्स थी। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन ना कर रेगुलेटर की तरह नहीं काम करेगी, ये किसकी तरह काम करेगी? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर, राइट। फैसिलिटेटर का मतलब ये है, पहले अगर कोई भी आपको बैंक में कोई कुछ भी छोटा से छोटा डिसीजन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आस्क RBI, देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन। लेकिन अब जो छोटे छोटे मैटर्स हैं जिनमें RBI की परमिशन की ज़रूरत आपको नहीं थी, तो अब रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिफाइन ना कर ये एक वर्क करेगी फैसिलिटेटर की, ये हमेशा आपको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। पहले पब्लिक बैंक्स हुआ करती थी, लेकिन अब कैसी बैंक्स हो गई हैं? प्राइवेट बैंक्स हो गई थी। और प्राइवेट बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? जैसे आपकी ICICI है, HDFC बैंक है, ये सारी बैंक्स कैसी हैं? प्राइवेट बैंक्स हैं। और इन बैंक से आने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलने लग गया। और हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है काम करने का, राइट। हर बैंक की अपनी अपनी इंटरेस्ट रेट होती है, आपने देखा होगा। तो इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय RBI, दे कैन, द प्राइवेट बैंक्स और द पब्लिक बैंक कैन डिटरमाइन देयर ओन, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपकी जो लिमिट थी वो क्या कर दी गई? इंक्रीज कर दी गई। लगभग 51% तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट 51% तक कर सकती हैं, एक तरीके से मालिक भी बन सकती हैं किसी भी कंपनी की, राइट। तो ये सब हुआ था। उसके बाद ईज़ इन एक्सपेंशन प्रोसेस, उन्होंने एक्सपेंशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि ब्रांचेस जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनकी ब्रांचेस को यू कैन ओपन अप द ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI,
राइट। तो आराम से आप अपनी बैंक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहे हाथरस में, अलीगढ़ में, मथुरा में, कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ ये पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी। अब हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। टैक्स रिफॉर्म्स में मतलब टैक्स सेक्टर से रिलेटेड टैक्स में क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई लिबरलाइजेशन में। तो पहली थी रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस में क्या कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया। अब टैक्स में रिडक्शन क्यों किया गया कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस थे ना और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों में ही क्या कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्स में जब रिडक्शन किया, डायरेक्ट टैक्स आप जानते होंगे जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसका जो बर्डन होता है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये पेन खरीदा कहीं से, तो जब ये पेन खरीदा तो ये इस पर प्राइस लिखे हुए हैं 18 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, हम पहले सेलर को देंगे, सेलर फिर आगे उस पैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो उन्होंने टैक्स में क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, कम कर दिया टैक्सेस। पहले टैक्स बहुत ज़्यादा था तो लोग क्या करते थे, टैक्स इवेशन कर लेते थे। टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट को पता लग जाएगा हम इतना कमाते हैं और हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो दे आर नॉट रेडी टू पे द टैक्सेस। तो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया। अब जब टैक्स कम हुआ तो फिर जहाँ आप मान लीजिए कि जहाँ आप 8% टैक्स दे रहे थे, राइट, वहाँ पर अब आपका 4% टैक्स कर दिया। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट। तो जब आपका 4% टैक्स कर दिया तो अब आप क्या सोचोगे, चलो 4% तो दे देंगे, बाकी का जो 4% बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से लोगों की सेविंग्स भी होने लग गई और टैक्स इवेशन, जो टैक्स की चोरी थी वो भी ख़त्म हो गई और आपकी जो इनकम थी वो भी निकल कर गवर्नमेंट के सामने आने लगी कि तो व्हाट एक्चुअली द इनकम इज़, आपकी इनकम है क्या। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि टैक्स रेट पहले बहुत ज़्यादा थे। जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो गुड्स के प्राइसेस कैसे हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, और जब गुड के प्राइस हाई हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा ना दैट द प्राइस एंड डिमांड आर दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर गुड के प्राइसेस क्योंकि टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ा तो गुड के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, डिमांड कम हो गई, तो लोगों ने परचेज करना कम कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा नेशनल मार्केट है उसमें हमारी कमोडिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, राइट। क्योंकि अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो एटलीस्ट नेशनल मार्केट में तो बिक सकेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। उन्होंने जो टैक्स पेयर्स था ना, टैक्स पेयर्स जितने भी थे जो टैक्स पे करते थे उनके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया। अब सबको पता था कि हमें टैक्स कैसे पे करना है। पहले लोग नहीं जानते थे कि हाउ वी हैव टू पे द टैक्सेस, कैसे टैक्स पे करना है। अब यू कैन सी द ऑन टेलीविजन एज वेल एज, सब कुछ अवेलेबल है आपको टैक्स कैसे पे करना है। तो वो सारा प्रोसेस उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। नाउ एवरीवन नोज वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू पे द टैक्सेस। तो सिंपल प्रोसेस कर दिया। पहले लोग घबराते थे, टैक्स पे करना है, कहाँ जाएंगे, कितना परसेंट, कितना लगेगा, इतना होता नहीं था कि वो लोग इतना घबरा जाते थे। नाउ द जो आपके वो हैं टैक्स पेयर्स हैं वो वेल अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, राइट। इसके बाद बात आती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज में क्या पॉलिसीज़ बनाई गई गवर्नमेंट ने, इसको समझ लीजिए। डिवैल्यूएशन ऑफ ए रुपी, उन्होंने रुपी की वैल्यू कम कर दी। भाई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो और बाहर के लोग, इंटरनेशनल मार्केट के लोग यानी कि बाहर के जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई महंगा बहुत है सामान। तो उन्होंने क्या किया, कि जैसे मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 80 था, ठीक है। यानी कि अगर 80 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो उनको कितना पे करना पड़ता था, $1 पे करना पड़ता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो डिवैल्यूएशन किया वो किसके अगेंस्ट किया, डॉलर के अगेंस्ट किया, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट किया,
राइट। तो उन्होंने क्या किया, अब $1 जब आप दोगे तो आप कितने का प्रोडक्ट ले पाओगे, 84 का, ये अज्यूम कर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पर $1 पर 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, वहीं पर आपको $1 देने पर अब 80 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। तो इन्होंने क्या किया, डिवैल्यूएशन कर दिया रुपये का, और डिवैल्यूएशन करने के कारण हुआ क्या कि आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका रिजर्व, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी वो थी डिमांड थी वो बढ़ गई, और फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आने लग गया। लोग पसंद करने लग गए आपके प्रोडक्ट को कि वाह भाई वाह, 80 रुपये का पहले मिलता था, ठीक है, और अब कितने का मिल रहा है, $1 देना पड़ता था तो 80 का फ़ायदा होता था, $1 में 84 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट नेक्स्ट वन इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब आपका जो एक्सचेंज रेट था पहले वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई क्या एक्सचेंज रेट होगा, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि अब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। जो मार्केट फोर्सेस है ना, मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब जो आपका हम ये कह सकते हैं उन्होंने फ्री कर दिया एक तरीके से हमको, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि मार्केट जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई थी वो क्या करने लगी, हमारे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने लगी, ठीक है। और वही आपका जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो डॉलर्स, और आप देखते होंगे जो आपका बिजनेस चैनल आता है तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं कि डॉलर में आज प्राइस ये है आपकी इंडियन रुपी का, डॉलर में ये प्राइस है। तो ये सब कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। आपकी डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की, आपकी करेंसी की, और आपका सप्लाई कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्केट क्या होने लग गया, मार्केट जो आपका एक्सचेंज रेट था वो डिटरमाइन होने लग गया, ठीक है। तो ये दो चेंजेस किए मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। एंड द लास्ट वन इज लिबरलाइजेशन ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में क्या पॉलिसीज़ निकाली अपनी। भाई आपको पता है किसी भी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड होगी किसके ऊपर, मीन्स मोस्टली डिपेंड होती है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग तो वी कांट थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री और ऑफ आवर इकोनॉमी एज वेल। तो इसमें क्या क्या किया था उन्होंने, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पॉलिसीज़ की थी, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। पहले आपको बताया कि उन्होंने क्वांटिटी डिसाइड कर दी थी, राइट, कोटाज में। आपको याद आया लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था टैरिफ्स एंड कोटाज। तो कोटाज में उन्होंने क्या किया था, फिक्स कर दिया था कि आप इम्पोर्ट कितना कर सकते हो, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, भाई कितना भी इम्पोर्ट करो आप बाहर से, ठीक है। अब उन्होंने क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना बंद कर दिया। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पर, अगर आप यहाँ से सामान बाहर बेचते थे तो उस पर भी उन्होंने बहुत सारे चार्जेस लगा दिए थे, उन्होंने उन चार्जेस को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि भाई खूब एक्सपोर्ट करो, ठीक है। अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर भी उन्होंने जो आपने टैरिफ्स लगाए थे ना, उन्होंने टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्सेस ओवर इम्पोर्टेड गुड्स। तो टैरिफ्स पर भी क्या कर दिया उन्होंने, रिडक्शन कर दिया। उनका जो प्राइस था वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया कि भाई आप अब इम्पोर्ट करवा सकते हो, लेकिन अब आप पहले आपको 10% देना पड़ता था, अब आप सिर्फ 5% देंगे या 8% देंगे, जो भी वो क्राइटेरिया था उस टाइम। तो टैरिफ्स को भी रिमूव कर दिया गया था। एंड द लास्ट वन इज रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर आपको पहले इम्पोर्ट करना होता था तो पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था, बहुत दिन लग जाते थे लाइसेंस बनने में। आफ्टर देन फिर आप इम्पोर्ट करेंगे, मीन्स यू विल हैव टू गो टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू विल हैव टू पे द डोनेशंस एंड ब्राइब्स ऑल्सो। बहुत सारी टाइम्स आपको डोनेशंस वगैरह भी देनी पड़ती थी, इसके लिए पैसा देना पड़ता था, करप्शन हो रहा था लाइसेंस बनने के लिए। तो हुआ क्या कि उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंपोर्ट लाइसेंस बनवाने में भी आपको क्या दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। अब आराम से आपका लाइसेंस बन जाएगा, जिससे कि हमारा जो उन्होंने ये क्यों किया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्यों किया, जिससे कि जो हमारा डोमेस्टिक गुड है वो फॉरेन मार्केट में जा सके। टैरिफ्स क्यों हटाए उन्होंने, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको क्यों रिमूव किया, जिससे कि हम अपने डोमेस्टिक गुड्स की जो कंडीशन है उसको अच्छा कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट से ड्यूटीज़ क्यों हटाई, जिससे कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन फेस कर पाएँ, इंटरनेशनल मार्केट में हम अपनी कोई जगह बना पाएँ। तो ये सब कुछ चेंजेस किए थे इन लिबरलाइजेशन, राइट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन।
टिल दैन बाय बाय।